Hello students, welcome to SST class and this is class 8. We are doing the parliament. हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमें पढ़ना है। कल हमने पढ़ा था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, यानी कि कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कल हम पढ़ चुके थे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हम डिफरेंस भी हम कल कर चुके थे। आज हम बात करेंगे पावर्स ऑफ पार्लियामेंट की, कि जो पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। लेजिस्लेटिव पावर्स, तो आज हम बात करते हैं। तो पार्लियामेंट जो है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। फर्स्ट जो पावर हम बात कर रहे हैं वो है लेजिस्लेटिव पावर, देन जो पावर है वो है एग्जीक्यूटिव पावर, देन उसके पास है फाइनेंशियल पावर्स और देन जुडिशियल पावर्स, देन कंपोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये हमारा डिफरेंट टॉपिक है तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले पावर्स की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, ये हमारे पास इसकी पावर्स हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं हम। मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए थे। हमारे जो भी पावर्स हैं उसके 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में क्या है कि हमारे पास 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लेजिस्लेचर जो है उसका क्या काम होता है। लेजिस्लेचर जो है इसका क्या काम होता है, लॉ मेकिंग करना। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, लॉ मेकिंग करना। और हमारे यहाँ पर जो लॉ मेकिंग बॉडी है, हमारे यहाँ पर जो लॉ मेकिंग यानी लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। हमारे यहाँ पर जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट में लेजिस्लेचर पावर्स जो है, क्योंकि पार्लियामेंट तो खुद ही लेजिस्लेचर है, तो इसके पास लेजिस्लेचर पावर, तो मेन तो इसकी पावर्स कौन सी है, लेजिस्लेचर पावर है। तो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, पूरी कंट्री की जो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है वो कौन है, यानी कानून बनाने की सबसे बड़ी बॉडी, सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है, पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर में यह है कि सबसे बड़ी कानून बनाने की शक्ति, यानी कहने का मतलब पावर कौन सी है, लॉ मेकिंग की पावर है इसके पास, कानून बनाने की पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग की पावर होती है, लॉ मेकिंग बॉडी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लेजिस्लेट ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेसिडरी सब्जेक्ट। देखिए हमारे पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, उनको 3 लिस्ट में बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये 3 लिस्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट जो होती है, यूनियन लिस्ट पर लॉ मेकिंग का काम जो है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट पर लॉ मेकिंग का काम जो है वो करती है स्टेट गवर्नमेंट। कंकरेंट लिस्ट पर लॉ मेकिंग का काम जो है वो दोनों ही करते हैं, सेंट्रल पर प्लस स्टेट दोनों ही करते हैं। अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसी को स्टेट गवर्नमेंट को भी मानना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द स्टेट गवर्नमेंट ना, तो इसी वजह से जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर किसी भी बात में, ये तो लॉ मेकिंग की बात है, किसी भी बात में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। तो ये हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं। तो इन 3 लिस्ट्स पर, इन तीनों लिस्टों पर कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की जो पावर है, लॉ मेकिंग जो पावर है, परमिशन है, वो किसको होती है, किसको होती है, पार्लियामेंट को होती है। अब हम बात करते हैं सिर्फ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट नहीं बनाती, क्योंकि स्टेट लिस्ट पूरे तरीके से किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में है। तो स्टेट लिस्ट पर पावर बनाने की जो पावर, लॉ बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करता है। स्टेट गवर्नमेंट में पार्लियामेंट ना होकर के क्या होती है, विधानसभा होती है।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बिल्स की, कि लेजिस्लेचर में जब कानून बनते हैं तो कानून बनाने के समय जब उसको पेश किया जाता है लोकसभा में, ये मैं बता चुकी थी आपको पहले भी, कि जब उसको लोकसभा में पेश किया जाता है तो वो उसका नाम क्या होता है, उसको लॉ नहीं कहते, उसको क्या नाम देते हैं, बिल नाम देते हैं। उसका नाम क्या होता है, बिल। उसे क्या कहा जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था 3 तलाक बिल और 370 का बिल। तो ये क्या होती है, ये हमारे पास बिल, जब भी किसी कानून को बनाया जाता है तो जब उसका प्रस्ताव, जब उसका प्रपोजल रखा जाता है तो उसको नाम दिया जाता है बिल का। अब हम बात करते हैं कि ये बिल जो है वो लॉ कैसे बनता है। ये कल मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में डिफरेंस जब मैंने किया था, दोनों की जब कंपोजिशन मैंने बताई थी, तब मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बिल्स हैं ये किस तरीके से लॉ बनते हैं। 2 टाइप्स ऑफ बिल्स आर हेयर। यहाँ पर 2 टाइप के बिल आपको बताए गए हैं। कौन कौन से, फर्स्ट तो है ऑर्डिनरी बिल और नेक्स्ट है मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम आपको बताते हैं। ऑर्डिनरी वो बिल है जो साधारण बिल होता है। ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में प्रपोजल किया जा सकता है, यानी किसी भी हाउस में इसका स्टार्टिंग किया जा सकता है। एनी ऑफ द हाउसेस, किसी भी हाउस से इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। चाहे तो इसे लोकसभा में पहले प्रपोज कर दिया जाए, चाहे इसे राज्यसभा में पहले प्रपोज कर दिया जाए, किसी में भी कर सकते हैं इसको, पहले स्टार्टिंग किसी से भी कर सकते हैं। प्लस अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से ही क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से इसे 3 स्टेप्स से गुजरना होता है। सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया गया, फिर इस पर डिस्कशन का सेशन चला और फिर उसके बाद इस पर वोटिंग हुआ। अगर इसे लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा में भी 3 सेशन चलेंगे। पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा, फिर इस पर डिस्कशन का सेशन चलेगा, फिर उसके बाद वोटिंग का सेशन होगा। फिर जब सभी लोग इस पर एक्सेप्शन डाल देंगे, यानी सभी लोग जब इसके लिए एग्री कर देंगे, सभी लोग इसके लिए ओके कर देंगे, तो क्या होगा, इसे राज्यसभा के पास भेजा जाएगा और राज्यसभा से इसे किसके पास भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल जो है, अगर राज्यसभा को ये पसंद नहीं आता तो राज्यसभा इसको 6 मंथ के लिए डिले कर सकती है और इसके बाद राज्यसभा इसको वापस किसके लिए भेज सकती है, इसको दोबारा से सोच विचार करने के लिए भेज सकती है लोकसभा के पास। और अगर लोकसभा को वो विचार इसके पसंद नहीं आते तो ये डायरेक्ट किसके पास भेज देती है, इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देती है। और फिर प्रेसिडेंट को चाहे राज्यसभा को ये पसंद हो या ना हो, चाहे प्रेसिडेंट को ये पसंद हो या ना हो, अगर लोकसभा ने इसे दोबारा भेजा है तो प्रेसिडेंट हैज टू साइन इट, प्रेसिडेंट को इस पर साइन करना ही पड़ेगा, प्रेसिडेंट को इस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो ये हमारे 3 सेशंस होते हैं और ये है हमारा ऑर्डिनरी बिल। अब हम बात करते हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल क्या होता है, जो किसी भी जगह पर पैसा इशू करने से रिलेटेड होता है या कहीं की इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, ये होता है मनी बिल। मनी बिल जो होता है इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही इसकी स्टार्टिंग हो सकती है। मनी बिल की स्टार्टिंग सिर्फ किससे हो सकती है, लोकसभा से हो सकती है, राज्यसभा से इसका स्टार्टिंग नहीं हो सकता। तो मनी बिल को लोकसभा में पहले पेश किया जाता है, फिर उसके बाद ये तीनों स्टेप, यानी पहले इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद सभी जो दोनों हाउसेज हैं, दोनों हाउसेज की जॉइंट मीटिंग बुला करके इसका डिस्कशन किया जाएगा, फिर इसको वोटिंग राइट्स मिलेंगे। सभी जो दोनों हाउसेज हैं जब इसको क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं अगर इसको पास कर देंगे तो फिर इसको राज्यसभा के पास भेजा जाएगा। और अगर राज्यसभा को ये नहीं आता पसंद तो ये इसे कितने दिन तक, ओनली 14 डेज तक इसे डिले कर सकता है। और अगर इसके बाद भी इसे लोकसभा को ये अपना बिल ठीक लगता है तो ये वापस से किसके पास भेज देगी, इसको प्रेसिडेंट के पास भेज देगी और प्रेसिडेंट के पास भेजकर फिर प्रेसिडेंट को तो उसको साइन करना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे दोनों बिल। और जब ये बिल पास हो जाते हैं, जब लोकसभा ने तो इसको पास कर दिया, इसको भेज दिया किसके पास, राज्यसभा के पास। राज्यसभा ने जब इसको ओके कर दिया तो ये किसके पास गया, प्रेसिडेंट के पास। और जब प्रेसिडेंट ने भी इसको ओके कर दिया तो ये क्या बन गया, लॉ बन गया।
जैसे हमने देखा होगा 370 वाला जो बिल है वो भी गया था पहले, ऐसे ही 3 तलाक वाला गया था, नोटबंदी वाला, ऐसे बहुत ज़्यादा कानून बनते हैं। ये कुछ फेमस थे, राम मंदिर वाला जैसे, उस पर तो चलो फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के पास था वो तो ये हमारे पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटरी पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर में मेनली यही आएगा कि उनकी जो लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो ये हमारा लॉ मेकिंग प्रोसेस, इसका ये आपको आ गया होगा समझ में। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव पावर्स इसकी क्या है। एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखिए, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव में आता कौन कौन है। लेजिस्लेचर में तो खुद पार्लियामेंट आती है, उसका हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। अब एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो एग्जीक्यूटिव में जो आने वाले लोग हैं वो है प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं इनको क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, इनको अप्लाई करवाते हैं। तो इसमें आएगा कौन कौन आता है, इसमें प्रेसिडेंट आ जाता है और प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की क्या पावर होती है कि ये जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, ये हमारी जो पार्लियामेंट है कीप्स अ चेक ऑन मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स पर क्या रखती है, ये नज़र रखती है। मिनिस्टर्स का जो भी काम होता है, जिस मिनिस्टर को जो काम दिया गया है वो काम उन्होंने किया या नहीं किया, उस काम को जो भी इनका वर्क, जो भी इनको जिम्मेदारी दी गई है, जो भी इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो जिम्मेदारियां पूरी हुई कि नहीं हुई हैं, फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया है या नहीं, ये सब कुछ देखा जाता है। और ये सारा चेक कौन करता है, पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट के मेंबर्स करते हैं। और ये पार्लियामेंट के मेंबर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि अगर जो इन्होंने लॉ बनाया है अगर उसको ठीक तरीके से अप्लाई नहीं किया गया, उस पर ठीक तरीके से अगर वर्क नहीं किया गया, तो फिर इस लॉ मेकिंग का क्या फ़ायदा है अगर उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया गया तो इसीलिए ये मिनिस्टर्स पर नज़र रखते हैं कि मिनिस्टर्स जो है वो उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है राइट टू क्वेश्चन। पार्लियामेंट जो होती है, पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकती है। एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकती है कैसे, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी चीज़ पर जो अगर उन्हें कोई भी डाउट लगता है या उन्हें ऐसा लगता है कि ये एग्जीक्यूटिव के ये लोग जो हैं या प्राइम मिनिस्टर है या मिनिस्टर्स हैं, वो अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो पार्लियामेंट को ठीक नहीं लगता है, तो क्या कर सकती है पार्लियामेंट ये कर सकती है कि वो उन पर क्वेश्चन उठा सकती है, उनसे जवाब मांग सकती है, क्योंकि वो आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट के। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर की यानी कि पार्लियामेंट की क्या होती है, आंसरेबल होती है। तो राइट टू क्वेश्चन का इनको अधिकार है, क्वेश्चन करने का इनको अधिकार है। जब भी इनका सेशन चलता है वो 0 आवर के बाद 0 आवर में इनसे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 0 आवर में इनको बिठा लिया जाता है, मीटिंग बुलाई जाती है, दोनों के दोनों हाउसेस की मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें एग्जीक्यूटिव के जो भी मेंबर्स होते हैं उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। क्वेश्चन आवर में जब उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं और अगर जो मिनिस्टर्स हैं या गवर्नमेंट जो है वो अगर उन क्वेश्चंस का आंसर देने में क्या रहती है, फेल रहती है या फिर सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है पार्लियामेंट के मेंबर्स को, तो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो उन मिनिस्टर्स के खिलाफ क्या कर देते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं। और अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मेजॉरिटी में पास हो जाता है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन किसमें, मेजॉरिटी में पास हो जाता है, तो मेजॉरिटी में पास होने के बाद लोकसभा जो है ये क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। और लोकसभा के डिसॉल्व होने का मतलब है गवर्नमेंट का गिर जाना, फिर गवर्नमेंट खत्म, और गवर्नमेंट खत्म फिर उसके बाद क्या होगा, वापस से इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर मेजॉरिटी आ गई तो लोकसभा डिसॉल्व क्योंकि लोकसभा का लीडर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर खत्म तो री इलेक्शन, सिंपल री इलेक्शन होंगे। तो ये हो गया हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन, बहुत ही डेंजरस है लोकसभा के मेंबर्स के लिए। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल की, फाइनेंशियल पावर्स की हम बात करेंगे। ये हो गया था हमारा एग्जीक्यूटिव पावर हो गई, हमारी लेजिस्लेटिव पावर हो गई, फाइनेंशियल पावर्स की बात करेंगे।
कंट्रोल कीप्स कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल रहता है इसका, यानी कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ पर खर्च कर रही है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम पर कहाँ से उसको इनकम आ रही है, कितना पैसा वो खर्च कर रही है, ये सारा काम कौन देखता है, फाइनेंशियल कंट्रोल करती है कौन, पार्लियामेंट करती है। वैसे तो इसका काम लॉ मेकिंग करना है, लेकिन देखिए कितने सारे फालतू के काम निकल रहे, फालतू नहीं बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल रखती है कि गवर्नमेंट कहाँ से इनकम ले रही है, कितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है और एक्सपेंड कितना कर रही है, एक्सपेंड कर रही है तो वो किन चीज़ों पर एक्सपेंड कर रही है, यानी कि कहीं वो ऐसे ही तो मिसयूज़ तो नहीं कर रही है पब्लिक के पैसे का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा, बताइए। गवर्नमेंट के पास पैसा किसका है, हम लोगों का, हम लोगों का ही तो पैसा गवर्नमेंट इधर उधर यूज़ कर रही है, अदर कंट्रीज़ में दे रही है, जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट में दे रही है, कहाँ भी चाहे वो डेवलपमेंट के लिए खर्च कर रही है, तो वो पैसा किससे ले रही है, हम लोगों से ले रही है। कैसे ले रही है, टैक्स से। तो पार्लियामेंट जो है वो ये ध्यान रखती है कि जो पब्लिक का जो पैसा गवर्नमेंट ले रही है टैक्सेस के थ्रू, वो कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, कितना एक्सपेंडिचर, अगर वो घाटे में जा रही है, डेप्ट में जा रही है, तो उस चीज़ का भी गवर्नमेंट का ध्यान रखना है। प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट, और इसीलिए जो पार्लियामेंट है वो अपने सामने ही बजट को रिप्रेजेंट करवाती है कि पहले मेरे सामने क्या करो, बजट को रिप्रेजेंट करो, यानी जो भी बजट बनाया गया है वो सबसे पहले, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि बजट को सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले लोकसभा में दिखाया जाता है, बजट को बनाया जाता है, फिर पास किया जाता है, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है हमारे वो बजट को पास करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको पेश किया जाता है। बजट से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं, वो उम्मीदें क्या होती है कि हाँ हो सकता है इस बार थोड़ा सा रेंट कम हो जाए, किराया कम हो जाए, कोई चीज़ें सस्ती हो जाए, नई स्कीम्स निकल आए, लोन्स की स्कीम निकल आए, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी निकालती है गवर्नमेंट। तो इस तरीके से बजट को सबसे पहले किसके पास पेश किया जाता है, पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर उसके बाद जितने भी स्कीम्स हैं वो सभी को सुनाई जाती हैं और उस पर फिर उसके बाद उसका अप्रेजल मिलता है, या फिर कुछ लोग जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिक्स तो मेनली कौन होंगे, जो अपोजिशन की गवर्नमेंट होती है वो क्रिटिक्स होते हैं, तो ये फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसको अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद फिर बजट सभी को सुना दिया जाता है। तो ये हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल हो गया, लेजिस्लेटिव पावर्स हमने पढ़ ली और हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स भी पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे जडिशियल पावर्स की। जडिशियल पावर, देखिए इसमें जडिशियल पावर भी इसके पास होती है, वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, यानी जजमेंट का जो काम है वो किसका है, ओनली सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का काम ऐसा है ये कि जडिशियल पावर इसके पास क्या होती है, यानी जज करने की जो पावर्स हैं वो कौन सी होती हैं। देखिए इसमें फर्स्ट है इम्पीचमेंट। मैंने आपसे ये कहा था अभी कि इसके पास पावर होती है कि ये चेक ऑन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स पर चेक कर सकती है, यानी एग्जीक्यूटिव के जितने भी मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव पर पूरे तरीके से नज़र रखती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई किसी के पैसे का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, कोई स्कैम तो नहीं कर रहा, ऐसी सारी चीज़ें इन सब का ध्यान कौन रखता है, पार्लियामेंट रखती है। तो ये जडिशियल पावर में यही आता है कि अगर कोई भी नेता या कोई भी मिनिस्टर जो है, कोई भी मंत्री अगर पार्लियामेंट में लगता है कि ऐसा है, या फिर उसके ऊपर कोई भी ऑफेंस ऐसा लगाया जाता है जो गलत है, गलत ऑफेंस अगर उस पर लगाया जाएगा तो उसको पार्लियामेंट क्या कर सकती है, इम्पीचमेंट के थ्रू उसको क्या कर सकती है, अपने पद से हटा सकती है, उसको डिसमिस कर सकती है। और ये डिसमिस किस किस को कर सकती है, किस किस को ये डिसमिस करवा सकती है इम्पीचमेंट के थ्रू। इम्पीचमेंट भी ऐसे ही नहीं लग जाता है, इम्पीचमेंट लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इसमें मेंबर्स जो हैं उनसे पास होना चाहिए, पहले उसके लिए सारे के सारे एविडेंस चाहिए हमको, जितने भी एविडेंस है वो चाहिए, उनसे पूछताछ होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लीगल प्रोसेस होते हैं। लेकिन ये इम्पीचमेंट जो है वो लगा सकती है हमारे प्रेसिडेंट पर। इम्पीचमेंट को सिर्फ प्रेसिडेंट और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कीप साइलेंस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस पर ये इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। और इम्पीचमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने पोस्ट से क्या देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है। वैसे अभी तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि अगर अमेरिका में अभी सौमित्र सेन के ऊपर, अभी शायद 2-3 साल पहले की बात है, सौमित्र सेन पर लगाया गया था अमेरिका में किसी पर,
तो उन्होंने क्या किया था कि पहले ही इम्पीचमेंट से पहले ही उन्हें जब लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो अमेरिका में उन प्रेसिडेंट ने पहले क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया। तो लगाने से पहले ही रिज़ाइन दे देते हैं कोई सोचे, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि ज़्यादा फिर इंसल्ट फील होता है, इसलिए पहले ही रिज़ाइन कर दिया जाता है। तो ये थे हमारा पार्लियामेंट हम पढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट का हमने कंपोजिशन पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस हमने पढ़ लिया। अब हमने पावर्स इसकी पढ़ ली, सारी पावर्स आपको बिल्कुल स्टोरी वाइज लर्न होनी चाहिए। किसी भी दिन आपका टेस्ट भी हो सकता है। और होमवर्क ये जो मैं नोट्स इस टाइप से जो मैं लिखवा रही हूँ आपको नोट्स इसी तरीके से पॉइंट्स बना के नोट्स भी बनाने हैं आगे, क्योंकि नोट्स की हैबिट आपको पढ़नी चाहिए। आगे 9th 10th क्लास में आपको नोट्स ही काम आएंगे। और अब बात कर लेते हैं हम एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव डिफरेंट टॉपिक है इसका। एग्जीक्यूटिव यानी जो अप्लाई करवाती है, पहले ही बता रही थी मैं, एग्जीक्यूटिव में कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है हमारा हेड ऑफ द स्टेट, यानी ये कहते हैं ना फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया। फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट हो गया, हेड ऑफ द स्टेट होता है, और ये इलेक्टेड होता है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। अगर हमारा हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड नहीं है तो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी। सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस, जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है ये क्या होना चाहिए, सुप्रीम कमांडर होता है, यानी कि सेनाओं का सेनापति कह सकते हैं इसको। सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च सेनापति ऑफ फोर्सेस, यानी सर्वोच्च सेनापति होता है हमारी सेनाओं का। मीन्स कहने का मतलब ये जितने भी वर्क करता है वो सारे एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड इट्स मिनिस्टर, ये जितने भी काम करता है वो पीएम और उसकी कैबिनेट की एडवाइस पर ही करता है, उसके अलावा ये और कोई वर्क भी नहीं करता। सुप्रीम कमांडर है फोर्स का। अगर ये कमांडर जो भी फैसले लेने होते हैं इस चीज़ पर, वो सब किसकी सलाह से लिए जाते हैं, पीएम की सलाह से लिए जाते हैं। और पीएम और इसके मिनिस्टर इसको जो भी सलाह देते हैं वही चीज़ें इसको करनी होती हैं, ये इन सब चीज़ों के लिए बाउंड होता है। हमारे जो मेन क्वेश्चन है, जो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, मिस्टर, मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको बताना है और मुझे सेंड करना है लिख करके पर्सनल मैसेजेस में, ठीक है। तो ये है आपका मिस्टर वेंकैया नायडू हैं, मिस्टर रामनाथ कोविंद हैं, मिस्टर हामिद अंसारी हैं। कौन है वो आपको इसमें मुझे बताना है। तो ये आपका चैप्टर हो गया है यहाँ तक। कल हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट की कंपोजिशन में क्या है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, और उसकी पावर्स के बारे में, उसकी पावर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम कल के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो इसको ध्यान से पढ़ना, लर्न हो जाएगा एक ही बार में अगर आप ढंग से लर्न करेंगे इसको। ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।